नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। पाकिस्तान में सियासी ड्रामा लगातार जारी है। तांडव और तनाव के बीच पाकिस्तान के फिर से टूटने का खतरा मंडरा रहा है। इमरान खान 1971 की घटना को याद कर रहे हैं, जबकि सरकार पाकिस्तान में पीटीआई को बैन करने की बात कर रही है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान टूटेगा या फिर इमरान को सरकार और सेना फांसी पर चढ़ाकर ही दम लेगी। देखिए, पाकिस्तान में इमरान की पार्टी बैन होगी। पाबंदी लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इमरान खान को फांसी पर चढ़ाने की मांग। इस शख्स को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए थी। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज को इस्तीफा देने की मांग। उमर अता बंदियाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत पैनिक है, कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान की सेना पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है, वो कभी भी बड़ा एक्शन ले सकती है। इधर इस्लामाबाद की सड़कों पर धरने लग रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को घेरा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज को चैलेंज किया जा रहा है। उमर अता बंदियाल ने किया, इसने खुद साबित कर दिया है कि हुकूमत का हर खदशा दुरुस्त है। इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होगा, अपने टाइम पे होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे जाने के बाद होगा। और उमर अता बंदियाल, आखिरी बात, उमर अता बंदियाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जज का जमकर विरोध हो रहा है। पीडीएम समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया है। हजारों की संख्या में फजल उल रहमान के समर्थक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए संसद में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। पीडीएम में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजल समेत कई पार्टियां शामिल हैं। फजल उल रहमान ने चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल को इमरान समर्थक बता दिया है। अवाम की अदालत इस्लामाबाद में बराह रास्त बराजमा है और अवाम की अदालत ने फैसला दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसका एक मुख्तसर टोला वो पाकिस्तान की अदालत की तौहीन कर रहा है। इस्लामाबाद की सड़कों पर जहां सरकार में बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर बरस रहे थे, उन्हें इमरान समर्थक बता रहे थे, वहीं नेशनल असेंबली में बैठे सरकार समर्थक सांसद इमरान खान को देश का दुश्मन बता रहे हैं और उन्हें फांसी पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इमरान खान के पुजारियों और फितरों ने उनकी जो बेरहमती की है, जनाब स्पीकर, इस शख्स को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए थी। वहां पे आके ये पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ लें और अपनी इनकी और इनके खानदानों की और इनके बच्चों की और इनकी खास तौर पे इनकी बेटियों की जो पीटीआई के साथ मोहब्बत है, अपनी वो मोहब्बत पूरी कर ले। इधर पाकिस्तानी सेना भी एक्शन के मूड में आ चुकी है। रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष जनरल सैयद असीम मुनीर भी शामिल हुए। इस बैठक में तय हुआ कि 9 मई को जो कुछ देश में हुआ उसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी सेना अधिनियम एक्ट आमतौर पर सरकार में काम करने वाले लोगों पर लागू होता है, जिसमें देश से गद्दारी, जासूसी और जासूसी से जुड़े सेक्शंस शामिल होते हैं। इस कानून के तहत मौत की सजा तक का प्रावधान है। अब ये एक्ट इमरान खान के समर्थकों पर लगाया जा रहा है। वहीं सेना ने अब इमरान खान समेत ऐसी हिंसा फैलाने के आरोपियों को न छोड़ने का फैसला किया है। सेना ने सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले को जघन्य अपराध करार दिया है। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सेना के इस फैसले में सजा के गंभीर प्रावधान हैं। इसके तहत इमरान खान, उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए जा सकते हैं, जिसमें मौत की सजा और उम्र कैद तक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर पाकिस्तान में तोड़फोड़ शुरू हो सकती है, जो आगे जाकर गृह युद्ध में बदल सकती है।
इमरान खान ने पाकिस्तान की सेना को ब्लैकमेल करने के लिए धमकी दी है। आखिर क्या है इमरान खान की ये धमकी, जिसके बाद पाकिस्तान के दूसरी बार टूट जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इमरान खान के इन बयानों के मायने भी समझ लीजिए। आज फिर से याद कराना चाहता हूं ईस्ट पाकिस्तान का, मेरी जिंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान टूटने वाला है, ये संकेत खुद पाकिस्तान के अंदर से आ रहे हैं। पाकिस्तान के नेता इमरान खान ने पहली बार बहुत बड़ा बयान दिया है। इमरान खान ने पाकिस्तान की सेना को ब्लैकमेल करने के लिए धमकी दी है। आखिर क्या है इमरान खान की ये धमकी, जिसके बाद पाकिस्तान के दूसरी बार टूट जाने के कयास लगाए जा रहे हैं? इमरान खान का बयान हम आपको दिखाएंगे। यही नहीं, अब इमरान खान की बेगम बुशरा बेगम पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। आखिर कैसे बुशरा की संभावित गिरफ्तारी पाकिस्तान को एक और बड़े दंगे में झोंक सकती है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर हजारों की संख्या में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के समर्थकों ने हमला बोल दिया है। कई राजनीतिक दलों के ये समर्थक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का गेट ही फांद गए। तब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थर-थर कांपने लगे और फिर जो बयान दिया वो पाकिस्तान की मौजूदा हालात की गवाही देता है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने बयान दिया, संविधान लोकतंत्र का आधार है, हम देश में शांति चाहते हैं। आज देखिए सरकार लाचार है, लोग गेट फांद रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है, कौन संविधान का पालन करेगा? राष्ट्रीय संस्थानों और संपत्ति को जलाया जा रहा है। देखिए 4-5 दिनों से देश के अंदर आखिर क्या हो रहा है। हम आज यहाँ का एहतजाज नहीं करना चाहते थे, मगर यकीन जानो पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी इमारत से फूटती है और पाकिस्तान की तबाही भी इन्हीं के फैसलों से फूटती है। शहबाज शरीफ की सरकार अब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को डराने के लिए नेशनल असेंबली में भी एक प्रस्ताव लाकर कार्रवाई करने की योजना बना रही है। बेहद डरे हुए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस एकदम बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान खून खराबे और राजनीतिक प्रतिशोध की ऐसी आग में जल रहा है जिसे दुनिया ने गृह युद्ध का नाम दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चढ़ाई के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो इस वक्त सेंटर में गवर्नमेंट मौजूद है, वो इसके पीछे किसी हद तक है। तो कहना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है कि जो सेना का इसमें किसी किस्म का कोई किरदार है। ये तो बिल्कुल एक गलत और मनगढ़ंत किस्म की बात है। सेना और शहबाज ने इमरान खान को पूरी तरह से कुचल देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ रोज नए केस खोले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर इमरान खान की जान सेना ने बख्श दी, तब भी उनकी जिंदगी अदालत की चौखटों पर घिसते घिसते ही गुजर जाएगी। एक सियासी जमात नहीं रहा, यह अब एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है। और अगर उनका फैसला ये है, तो फिर इस अवान को भी उनको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, उस इदारा को भी उसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को लेकर जो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, आगजनी और उत्पात हुआ, उसको लेकर भी अब इमरान खान के खिलाफ केस चलाया जा रहा है। इनमें से एक केस पाकिस्तान की सेना के कोर कमांडर के घर में आग लगाने का भी दर्ज है। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से एक पूरा आंकड़ा पेश किया गया है
कि बीते एक हफ्ते में पाकिस्तान में कितनी बर्बादी हुई है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुए दंगों में 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ है। इस नुकसान के लिए इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो अदलिया ने रूप अब धार लिया है, सियासत करने का जो है बीड़ा उठा लिया हुआ है। वो अदल नहीं कर रहे, वो सियासत कर रहे हैं। स्पीकर, वक्त आ गया है कि हम अपनी आईनी, ये पार्लियामेंट जो है, अपनी आईनी जो इख्तियारात है उनका इस्तेमाल करें। इमरान का राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना के प्रमुख असीम मुनीर ने एक बैठक की। इस बैठक में यह तय हुआ कि इमरान खान को इमरान खान के हथियार से ही सबक सिखाया जाएगा। दरअसल इमरान खान सरकार ने अप्रैल 2021 में पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी तहरीक लब्बैक पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रदर्शन और हिंसा के आरोप में तहरीक लब्बैक पर प्रतिबंध लगाया गया था। तहरीक लब्बैक साल 2018 में पाकिस्तान में हुए पंजाब चुनाव में नई पार्टी होने के बावजूद चौथे नंबर पर रही थी। तब तहरीक लब्बैक को 25 लाख वोट भी मिले थे। इस पार्टी को बैन करने के लिए इमरान खान ने आतंकवादी विरोधी अधिनियम 1997 का इस्तेमाल किया था। अब इसी एक्ट का इस्तेमाल इमरान खान के खिलाफ किया जा सकता है। इमरान खान का दावा ये है कि उनकी पार्टी पीटीआई के 7000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मई के दिन जो पाकिस्तान आर्मी के और सरकारी इमारतों पर जो हमला हुआ, तो इस सारे सिनेरियो पे जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, जो पुलिस में FIR हुई हैं, उनमें दहशतगर्दी की दफात लगाई गई है। जब दहशतगर्दी की दफात लगा दी जाती हैं, FIR उन पर हो जाती हैं, तो फिर ये एक, आप ये कह लें कि एक रास्ता स्मूथ हो जाता है उस पार्टी को बैन करने के लिए। इमरान खान ने ये बयान दिया है कि सरकारी भवन में आगजनी या गोली लगने से निहत्थे प्रदर्शनकारियों की दर्जनों मौतों के लिए कौन जिम्मेदार था। सभी नागरिक शांतिपूर्ण विरोध के लिए तैयार रहे, क्योंकि संविधान और सुप्रीम कोर्ट नष्ट हो जाने के बाद पाकिस्तान के सपने का अंत हो जाएगा। इमरान खान ने सेना और सरकार की इस खतरनाक कार्रवाई की तुलना पाकिस्तानी सेना के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर किए गए अत्याचारों से की है। पहली बार इमरान खान ने इशारों में बिल्कुल साफ साफ ये कहा कि पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश इसलिए बना क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने 1971 में चुनाव जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अगर ठीक इसी तरह एक बार फिर लोकतंत्र को खत्म किया गया तो 1971 दोबारा हो सकता है। ये पाकिस्तान की सेना और सरकार को इमरान खान की तरफ से सीधी ब्लैकमेलिंग या धमकी है, क्योंकि इमरान खान सीधे सीधे 1971 की बात कर रहे हैं। आज फिर से याद कराना चाहता हूं ईस्ट पाकिस्तान का, मेरी जिंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान। मार्च 1971 के अंदर मैं वहां मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी जहाज था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। इमरान खान पाकिस्तान के अब तक के इतिहास में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस तरह खुलकर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बगावत कर दी है। इमरान खान ने पाकिस्तान की सेना को सीधी चुनौती देते हुए ये कहा है कि अगर राजनीति का इतना शौक है तो पाकिस्तान की सेना को एक पार्टी बना लेनी चाहिए। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है कि मरीजों को केवल जेनरिक दवा ही लिखी जाए। इसको लेकर सरकार ने सोमवार को एक आदेश भी जारी कर दिया है। इसमें सरकार का कड़ा रुख सामने आया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर मरीजों को जेनरिक दवाएं ना लिखने वाले डॉक्टरों को कार्रवाई का भी अब सामना करना पड़ सकता है। इस तरह का आदेश दिया गया। आजकल बीमारियां इतनी ज्यादा हैं कि घर घर में दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। बीमारी बड़ी हो तो समय और दवाई पर होने वाला खर्च बढ़ता जाता है। देश भर में जेनरिक और ब्रांडेड दवा को लेकर अक्सर बात हुआ करती है। अस्पतालों में जब कोई मरीज जाता है तो कई डॉक्टर पर्ची पर
ब्रांडेड दवा का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। जाहिर है ब्रांडेड है तो दवाई महंगी होगी। इस तरह ब्रांडेड दवाओं के इस्तेमाल से मरीजों पर खर्च का बोझ बढ़ता जाता है। तो वहीं कई बार मरीजों को ब्रांडेड दवाइयों के लिए कई दुकानों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार के एक नए आदेश के बाद ब्रांडेड दवा लिखने पर डॉक्टर मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब मरीजों को ब्रांडेड दवा लिखी तो डॉक्टर पर एक्शन हो सकता है। ब्रांडेड दवा का लिखना नियमों के विपरीत है। केंद्र सरकार के अस्पतालों और सीजीएचएस वेलनेस सेंटर्स के लिए ऑर्डर में साफ कहा गया है कि अब अस्पताल परिसर में चिकित्सा प्रतिनिधियों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी हो। आदेश में कहा गया है कि कुछ डॉक्टर्स की ओर से ब्रांडेड दवाएं लिखी जा रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली एम्स सहित केंद्र सरकार के सभी अस्पताल और डिस्पेंसरी को ब्रांडेड दवाओं के प्रैक्टिस तत्काल बंद करने होंगे। न्यूज 18 संवाददाता ने इस संबंध में मेडिकल एक्सपर्ट से बातचीत की। आइए जानते हैं उनकी क्या राय रही। ये बहुत अच्छा ऑर्डर है, इससे मरीजों का काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो जेनेरिक मेडिसिन है वो ज़्यादातर कॉस्ट में कम होती है। तो जो लोग लंबे टाइम से दवाई ले रहे हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, उनको इस ऑर्डर से काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो उसमें डॉक्टर्स के लिए परेशानी है कि उन्हें एक एक दवाई का अलग अलग से जेनेरिक नेम लिखना होगा। वहीं डॉक्टर मनाली अग्रवाल की राय सरकार के फैसले से जुदा नहीं है। उनका मानना है कि जेनेरिक दवाओं के चलन से मरीज पर आर्थिक बोझ कम आएगा। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन ऑफ जेनेरिक मेडिसिन्स मैंडेटरी फॉर फिजिशियंस, ये एक बहुत ही सही चीज़ है। बिकॉज मैं आपको बताना चाहूँगी, जो जेनेरिक मेडिसिन्स होती हैं वो अपने जो ब्रांडेड मेडिसिन्स हैं उनके काउंटर पार्ट्स के इक्विवेलेंट ही होती हैं। और ब्रांडेड मेडिसिन्स और जेनेरिक मेडिसिन्स ये सब FDA अप्रूव्ड होती हैं। और मेनली हम जेनेरिक मेडिसिन्स इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि उससे हमारा जो इलाज है वो एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हो सकता है और सस्ते में हो सकता है एज कम्पेयर टू अगर हम ब्रांडेड मेडिसिन को यूज कर रहे हैं। ये दवाएं किसी बड़े ब्रांड की नहीं होती, इनकी मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। जेनेरिक दवाएं पहले डेवलपर्स के पेटेंट का समय खत्म होने के बाद उनके फॉर्मूलों और सॉल्ट का उपयोग करके बनाई जाती हैं। इसके साथ ही इनकी सीधी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, क्योंकि इसके ट्रायल पहले ही किए जा चुके हैं। इसमें कंपनियों के पास एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले से दवाइयां बनाई जाती हैं। ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयों के बीच के अंतर को समझिए। बाजार में दो तरह की दवाइयां मिलती हैं। एक फॉर्मूला होता है जिसमें अलग अलग केमिकल मिलाकर दवाई बनाई जाती है। जब ये दवाई किसी बड़ी ड्रग कंपनी की ओर से बनाई जाती है तो ब्रांडेड दवाई बन जाती है। वहीं जब उन्हीं पदार्थों को मिलाकर कोई छोटी कंपनी दवाई बनाती है तो बाजार में इसे जेनेरिक दवाइयां कहते हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, बस सिर्फ नाम और ब्रांड का फर्क होता है। देश में जेनेरिक दवाइयों के इस्तेमाल को लेकर अब केंद्र सरकार का सख्त रुख सामने आया है। अगर जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल होता रहा तो मरीजों को जरूर इसका फायदा मिलेगा। सरकार द्वारा जेनेरिक दवाइयों की पहल का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो लंबे अरसे से इलाज कराते आ रहे हैं या जिनको कैंसर, डायबिटीज या थायराइड जैसी समस्या है, क्योंकि जब इन मरीजों को एक ब्रांडेड दवा लिखी जाती है तो इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस दवा को एक लंबे अरसे तक खाना। तो अगर ऐसे पेशेंट्स को एक जेनेरिक दवा लिखी जाएगी तो ये इलाज भी लंबे टाइम तक करा पाएंगे और उनके लिए भी अच्छा होगा। वहीं डॉक्टर्स का भी कहना है कि जेनेरिक दवाइयों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों, चाहे वो जेनेरिक दवाइयां हो, ब्रांडेड दवाइयां हो, ये FDA अप्रूव्ड होती हैं और ये एक जैसी होती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि लोगों का भार कम किया जाए और अब जिस तरीके से आदेश आए हैं, अगर कोई भी डॉक्टर ब्रांडेड दवाइयां लिखता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी इतिहास के सबसे पॉपुलर सीरियल में से एक इसे माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा विवादों में है। अब इसके पीछे क्या वजह है, आप खुद ही देखिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी के सबसे चर्चित शो में से एक रहा है। घर घर में ये शो देखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शो विवादों में घिरा हुआ है। शो में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा और प्रोड्यूसर असद कुमार मोदी के बीच अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि उन पर जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि प्रोड्यूसर असद कुमार मोदी ने उन्हें बेहद शर्मनाक बातें बोली है। एक एक जन को मालूम है, उन्हें एक एक लफ्ज सही बोला है। जतिन, सोहेल, आसिफ जी, एवरीवन नोज एवरी सिंगल वर्ड आई हैव रिटन इन द ड्राफ्ट, इन द नोटिस। क्योंकि 4 अप्रैल को मैंने ड्राफ्ट भेजा था। 6 अप्रैल को उन्होंने मेरे को वापस धमकाने का ईमेल भेजा कि आई एम ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी। मैं तो मेरा पैसा नहीं मांग रही हूँ, आपको एक्सटॉर्ट मनी क्या। देन फाइनली 8 अप्रैल को मैंने नोटिस भेजा, जो सब गवर्नमेंट अथॉरिटीज और आसिफ जी, सोहेल, जतिन को मैंने पूरा ऑफिशियल नोटिस भेजा साइन करके कि ऐसा ऐसा है, ये सब मेरे प्रॉब्लम्स है। मुझे लगा अभी ये बात यही खत्म हो जाएगी, लेकिन अब ये वो शांत क्यों रहे। 8 अप्रैल को मैंने भेजा, अभी उनका जो पुलिस स्टेशन में जो रजिस्टर हुआ है दैट स्टार्टेड ऑन 8 मई। तो 8 अप्रैल से 8 मई तक ये शांत क्यों थे, तब इनने क्यों नहीं बोला मुझे टर्मिनेट किया गया। जेनिफर शो में मिसेस रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभा रही थी। उन्होंने इस साल मार्च में शो छोड़ दिया था। मामला सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असद कुमार मोदी और क्रू के 2 मेंबर के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। हालांकि प्रोड्यूसर ने आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं। जब वो बात पब्लिक में आई, जब वो बात बॉम्बे टाइम्स में आई, जब वो दूसरे न्यूज में आई, आई एम वेरी थैंकफुल टू मीडिया हु इज जस्ट टेकिंग आउट द ट्रुथ, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। और कुछ जो फालतू जो कुछ चैनल्स हैं जो इस तरीके की बातों को बढ़ा रहे हैं कि आसिफ जी ने मेरे साथ यौन संबंध बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का